माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। कबीर ने कहा है कि मोह माया और सांसारिक इच्छाओं का त्याग करना ही जीवन का असल मकसद होना चाहिए, न कि भौतिक वस्तुओं के पीछे भागना चाहिए। आसान भाषा में पैसे के पीछे भागने को लेकर कबीर चेता रहे हैं। कबीर नहीं समझ आ रहे, वैसे तो समझ आने चाहिए, फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप एक दूसरा गाना याद कर सकते हैं, क्यों पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है, एक बात तुझे बतला दूं, उस रब से क्यों नहीं डरती है। रिश्ता वही, सोच नहीं, बात एक ही है। दोहे और गाने का संकेत एक ही है कि पैसा पैसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसा कि द डिक्टेटर में एडमिरल जनरल प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर अलादीन अपनी होने वाली पत्नी जोई से कहते हैं, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। आदमी पैसे का मोह छोड़ नहीं पाता है। पैसा एक हकीकत है भी, पैसा है तो जिंदगी के कई मसले अपने आप सुलझ जाते हैं। इसलिए हर किसी को पैसे की जरूरत है, चाह है। पर जैसा कबीर ने कहा कि आशा और तृष्णा इससे मरेंगी नहीं, पैसे का लालच निरंतर बढ़ेगा। और अभी तो अप्रेजल का महीना भी है, एम्प्लॉय डरे हुए हैं कि लास्ट क्वार्टर में कई कंपनी को अचानक लॉस ही ना हो जाए। अब डर का सीन ये है कि वो सबको लगता है, गला सबका सूखता है। जैसे अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ, अब तक ईरान पर हमले को लेकर जनता ये पूछ रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप का असली मकसद क्या है। अब इल्जाम लग रहा है कि पीट हेग्सेथ का भी एक मकसद था, और ये मकसद डिप्लोमेसी, अमेरिकी पावर प्रोजेक्शन भर नहीं था, बात थी पैसा पीटने की। ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान पर हमले से ऐन पहले रक्षा मंत्री ने हथियार बनाने वाली कंपनी पर पैसा लगाने का मन बनाया था। वास्तव में पैसा नहीं लगा क्योंकि शेयर ही नहीं मिला। किसी जंग से पैसा बनाने वाली बात अगर पहली बार आई होती तो फाइनेंशियल टाइम्स के इस आरोप को या उसके दावे को अनर्गल बताकर खारिज करना आसान होता, जैसे कि पेंटागन कर भी रहा है, रिपोर्ट को फर्जी बताकर डिलीट करने का दबाव बना रहा है। लेकिन ट्रंप 2.0 पर न इस तरह का यह पहला इल्जाम है, न इकलौता इल्जाम है। दर्शक जानते ही हैं कि कैसे पाकिस्तान ने ट्रंप के बेटे की क्रिप्टो कंपनी में पैसा लगाकर उन्हें खुश किया। फिर जब वेनेजुएला से ट्रंप ने मदुरो को अगवा किया, तब मालूम चला कि इस घटना पर सट्टा लगाकर एक सट्टेबाज ने $4 लाख यानी $4.25 करोड़ पीट लिए थे। सट्टेबाज ने खुफिया ऑपरेशन से कुछ ही घंटे पहले दांव लगाया था। तब पूछा गया कि कहीं इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं हुई, माने रेड का फैसला, क्या दलालों को, बुकीज को लीक किया गया था। फिर ईरान का उदाहरण हमारे सामने है। ट्रंप लगातार अपनी फौज को फारस की खाड़ी की ओर भेज रहे हैं, माने हमला करना चाहते हैं। लेकिन हर सोमवार को मार्केट खुलने से ऐन पहले एक ट्रूथ सोशल पोस्ट डालकर ऐसा माहौल बनाते हैं जैसे जंग बस खत्म ही हो गई। इससे तेल का भाव कुछ टूटता है और अमेरिकी शेयर मार्केट थोड़े संभल जाते हैं। और ये सब अब इतना प्रिडिक्टेबल हो रहा है कि लगातार 2 हफ्तों से ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ इसे पब्लिकली कॉल आउट भी कर रहे हैं। 23 और 30 मार्च दोनों दिन सोमवार था। मार्केट खुलने से पहले ट्रंप के ट्रूथ सोशल पोस्ट आप चेक कर सकते हैं। ट्रंप अचानक शांतिदूत नजर आएंगे, कहते नजर आएंगे कि ईरानी पावर प्लांट पर अब बम नहीं मारूंगा। मार्केट खुलता है, मुनाफा पीटने वाले मुनाफा पीट लेते हैं, फिर इजराइल अपने काम पर लग जाता है। माने चित भी मेरी, पट भी मेरी। इसलिए हेग्सेथ पर लगे आरोपों को खारिज करने में जल्दबाजी नहीं दिखाई जानी चाहिए। वैसे भी ईरान को लेकर पेंटागन से ज्यादा हलचल अमेरिकी सट्टा बाजार में है। युद्ध कब और किन शर्तों पर खत्म होगा, इस पर मोटा पैसा लग रहा है। गार्डियन ने रिपोर्ट किया है कि 21 मार्च को सट्टा खिलाने वाले एक प्लेटफॉर्म में कई नए खाते बन गए। वहां लोगों ने दाव लगाया कि 31 मार्च से पहले युद्ध रुकेगा या नहीं। 21 मार्च को क्या हुआ था? ट्रंप ने जंग खत्म करने के पहले संकेत देने शुरू किए थे। गार्डियन ने लिखा कि कई एक्सपर्ट मानते हैं कि जिस रफ्तार से बेटिंग अकाउंट्स बने, लगता था कि उनके पास इनसाइडर इंफॉर्मेशन है। एक तरफ ईरान में अमेरिका इजराइल यूनिवर्सिटी पर बम मार रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि पीने के पानी की सप्लाई पर बम मारेंगे। इसी सब पर अमेरिका में सट्टेबाज तुक्का लगाकर लाखों डॉलर्स भी छाप रहे हैं। जबकि अमेरिका में इस जंग के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं आम लोगों के, वहां ट्रंप के समर्थक तक इस जंग को लेकर सहज नहीं है। इसलिए कुछ जानकारों का यह मानना है कि पैसे का यह खेल सब अपने आप नहीं चल रहा है, अंदर से इंफॉर्मेशन लीक की जा रही है। क्योंकि पब्लिक ओपिनियन तो खिलाफ है, तो सट्टेबाज इतने एक्साइटेड क्यों हैं? ट्रंप आज भाषण में क्या बोलेंगे, व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कितने समय बोलेगी, इस सब पे सट्टा लग रहा है। ट्रंप प्रशासन इन आरोपों का सीधा जवाब नहीं देता। कैरोलिन लिविट कितना बोल रही है उस पर तो कोई भी सट्टा लगा लेगा, लेकिन जो गंभीर आरोप हैं जैसे हेग्सेथ पे लगा है, सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? ईरान के खर्चे को डिस्कस कर रहे हैं। विदेश मंत्री, वहां के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो घूम घूम कर ईरान के खर्चे के बारे में बात कर रहे हैं।
30 मार्च को अल जजीरा को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हमें ईरान से कोई दिक्कत नहीं है, समस्या क्या है कि वहां का जो रिजीम है ईरान के लोगों के पैसे से हथियार खरीद रहा है, आतंकवाद में उसका इस्तेमाल कर रहा है। सोचिए ये पैसा ईरान के लोगों के लिए खर्च किया जाता तो कितना अच्छा होता। फिर आज यानी 31 मार्च को भी उन्होंने कुछ अमेरिकी चैनल्स पर यही बात दोहराई, तो लोगों ने अमेरिका और ईरान का डिफेंस बजट ही कंपेयर करना शुरू किया। लिखा जा रहा है कि अमेरिका का डिफेंस बजट $900 बिलियन है, उसके आसपास ईरान का $15 बिलियन। तो कायदे से नसीहत यूएस को दी जानी चाहिए, गुर्बत कुछ वहां भी है, गरीब कुछ वहां भी हैं, लोग कुछ वहां भी भूखे सोते हैं। इसलिए आज हम उठाएंगे ये सवाल कि ईरान पर चढ़ाई की वजह तेल के साथ साथ कहीं पैसा पीटने की चाह तो नहीं है। क्या इस जंग में जियोपॉलिटिक्स के अलावा इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशनल करप्शन का भी एंगल है? क्योंकि आप देखिए बातचीत वही हो रही है जहां से ट्रंप के लड़के की कंपनी में पैसा लगा है, पाकिस्तान। इसलिए समझना जरूरी है कि हेक्सेट जंग में पैसा पीटने की कोशिश कर रहे थे, इस बात में कितना दम है। कैपिटलिज्म का मक्का अमेरिका जो डॉलर में तैरता है, उसने अभी तक इस जंग में कितना पैसा खर्च किया है, और पैसे का जैसा सदुपयोग मार्को रूबियो ईरान से चाहते हैं वैसा अमेरिका अगर करे तो क्या क्या हो सकता है। इन्हीं सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का, आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। मार्को रूबियो के बयान के बाद लोगों ने अमेरिका का विदेशी जंगों में जो खर्च हुआ उसका हिसाब निकालना शुरू किया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 9/11 के बाद जो जंगें हुई हैं उसमें अमेरिका ने $8 ट्रिलियन फूके हैं। $8 ट्रिलियन मतलब 670 लाख करोड़। इतना पैसा कई देशों की कुल जीडीपी और सालाना बजट से भी ज्यादा है, इंडिया की जीडीपी से भी ज्यादा है। मुंबई से दिल्ली एक्सप्रेसवे जो करीब 1400 किलोमीटर का है, तकरीबन 1 लाख करोड़ में हम बना ले जाएंगे। अमेरिका चाहता तो जो पैसा जंग में बहाया उसी से 1400 किलोमीटर लंबे 8 लेन के एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस बना सकता था, एक नहीं दो नहीं पूरे 700। इससे कई सालों तक पूरे अफ्रीका के लोगों को खाना खिलाया जा सकता था। पर ट्रंप यूएन और डब्ल्यूएचओ जैसी संस्थाओं को ही बंद कर रहे हैं जो अफ्रीका के भूखे लोगों को खाना खिलाते थे, बीमारों का इलाज करते थे। वो माइंस वियतनाम से निकाल रहे थे जो ट्रंप के पूर्वज वहां छोड़ के गए हैं। जो ट्रंप जंग खत्म करने का नोबेल चाहते हैं वो देश खोज खोज कर बम मार रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, आबादी में नहीं बर्बादी में खर्च कर रहे हैं। इसलिए ट्रंप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं। वियतनाम की जंग में $170 बिलियन खर्च हुए थे, आज के हिसाब से तकरीबन $1 ट्रिलियन। तब भी अमेरिका की अर्थव्यवस्था को धक्का लगा था। 70 के दशक में बीच में वो निकल गए थे, लेकिन इस जंग का असर 1970 के दशक के अंत तक अमेरिका पर पड़ा। मार्को रूबियो ईरानियों को ऐसे नुकसान से बचाना चाहते होंगे, इसलिए उन पर बम मार रहे हैं। ये अमेरिका का पुराना मोडस ऑपरेंडी, किसी की अगर हेल्प करनी है उस पर बम मारो। वियतनाम से पहले 1950 के दशक में कोरियन वॉर लड़ी गई। तब अमेरिका कोरिया को कम्युनिज्म से बचने में हेल्प करना चाहता था, आधी ही कर पाया, आधा उधर चला गया, आधा इधर। फिर 1965 में अमेरिका वियतनाम को कम्युनिज्म से बचाने में हेल्प करने गया। 10 साल जंग चली, तब तक करीब 58,000 अमेरिकी सैनिक मारे गए और लाखों घायल हुए। असली असर दिखा जंग के मैदान से दूर मेनलैंड यूएस में। सरकार लगातार कहती रही कि वो जीत रही है, लेकिन 1971 में पेंटागन पेपर सामने आ गए जिससे पता चला कि सरकार जानती थी कि जंग मुश्किल जा रही है, फिर भी उसे जारी रखा गया। इसके बाद से हर जंग को यूएस में शक की नजर से देखा जाता है। आज जैसे नो किंग्स प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वियतनाम युद्ध के वक्त भी देश के अंदर विरोध बढ़ा था, लाखों लोग सड़कों पर आए थे, खासकर छात्र। 1970 में नेशनल गार्ड ने गोली चलाई थी, 4 छात्रों की मौत भी हो गई थी। इससे प्रदर्शन और भड़क गए थे। आर्थिक झटका तभी भी लगा था, महंगाई बढ़ गई, स्टैगफ्लेशन की स्थिति पैदा हुई, यानी इन्फ्लेशन भी ऊपर जा रहा है, मंदी भी ऊपर जा रही है ना, जॉब्स आ नहीं रही हैं, चीज़ें महंगी हो रही हैं। इसके बाद 1990 के गल्फ वॉर पर आई। सद्दाम हुसैन की सनक थी कि खाड़ी देशों पर कब्जा करेंगे, कुवैत से स्टार्ट किया। खाड़ी देशों ने यूएस से मदद मांगी, अमेरिका आया भी, लेकिन वो अपने सहयोगियों के साथ लड़ रहा था। उस समय सऊदी अरब जैसे देशों ने इस जंग के लिए अमेरिका को पैसा दिया था। यही चर्चा आज भी चल रही है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता से एक पत्रकार ने पूछा कि गल्फ वॉर जैसा फिर कुछ होगा क्या। इसके जवाब में वो बोले कि ट्रंप इस पर विचार कर रहे हैं। बहुत रियलिस्टिक भी है, खाड़ी देशों के पास पैसे की कमी नहीं है, जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई वो कर भी सकते हैं अपने पैसे और वेस्ट की तकनीक से। खाड़ी का हर देश शायद इस कैंपेन में पैसा न लगाए, लेकिन सऊदी अरब और यूएई कर सकते हैं, इसलिए भी क्योंकि ज़्यादा नुकसान इन देशों का हो रहा है, फ्यूचर को भी इन्हें सिक्योर करना है। खैर,
गल्फ वॉर के बाद 2001 पर आई अमेरिका पर आतंकवादी हमला होता है, ट्विन टावर्स ढहाए जाते हैं ओसामा बिन लादेन के हमले में। जॉर्ज बुश लादेन को खोजने के लिए अफगानिस्तान पर हमला करते हैं। 20 साल जंग चलती है, 2,43,000 लोगों की सीधे मौत होती है। इसके 2 साल बाद 2003 में इराक में जंग होती है, वहां डेमोक्रेसी देने गए थे, वो भी हेल्प था। 3,15,000 लोग मारे गए। इन जंगों पर अमेरिका ने तकरीबन $5.8 ट्रिलियन खर्च किया। इतनी इंडिया की जीडीपी अभी नहीं है। इसमें सेना का खर्च है, होमलैंड सिक्योरिटी है, वेटरन्स की देखभाल है और जो कर्ज लिया गया उसका ब्याज है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आने वाले 30 सालों में वेटरन्स की देखभाल पर और $2.2 ट्रिलियन खर्च होंगे, यानी कुल मिलाकर आंकड़ा $8 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। क्या मार्को रूबियो, जो ईरान के $15 बिलियन डिस्कस करना चाहते हैं, इन $8 ट्रिलियन को भी डिस्कस करेंगे? अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा खर्च करता है सेना पर। 2024 में उसने अकेले $997 बिलियन अपनी फौज पर खर्च की, जो दुनिया के सैनिक खर्च का 37% था। जून 2025 में जब अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया तो सिर्फ एक मिशन में 100 से ज्यादा विमान शामिल थे, जिनमें B-2 स्टेल्थ बॉम्बर जैसे महंगे विमान भी थे, जिनकी कीमत अरबों डॉलर में है। हर ऑपरेशन में करोड़ों की लागत भी आती है। इसके अलावा अमेरिका ने इजराइल को भी सालों से भारी सैनिक मदद दी है। 1959 से अब तक $250 बिलियन से ज्यादा वो इजराइल को दे चुके हैं और हाल के जो अभी का एक साल बीता है लगभग $18 बिलियन की अतिरिक्त मदद गई है, सैनिक मदद। अब तक आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि दूसरों की जंगों में या खुद जो दूसरों पर अमेरिका हमला करता है वहां अमेरिका कितना पैसा फूकता है। फिर जिस तरह ईरान पर एक साल में दूसरी बार हमला हुआ है, आप तो उसे खर्चे से बचने की नसीहत कैसे देंगे? आप तो उसे डिफेंस पर और पैसा फूकने को मजबूर कर रहे हो। रूबियो को ईरानियों के खर्च से ज्यादा उन सट्टेबाजों की फिक्र होनी चाहिए जो जंग पर पैसा लगाकर पैसा पीट रहे हैं। बाकी सट्टेबाजों की फिक्र भी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ अगर पैसा बना रहे हैं तो कुछ हार भी रहे होंगे पैसा। हमें पर्सनली सट्टेबाजों से कोई सिंपैथी नहीं है, लेकिन जब अमेरिका के रक्षा मंत्री पर बीच जंग में इस तरह के इल्जाम लगे तो चर्चा जरूरी हो जाती है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक हुआ ये कि फरवरी 2026 में पीट हेग्सेथ के एक ब्रोकर ने ब्लैक रॉक के खास फंड में पैसा लगाने की कोशिश की। ये फंड उन कंपनियों में निवेश करता है जो हथियार और रक्षा से जुड़े सामान बनाती है। यही वो समय था जब अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ सैनिक कार्रवाई की तैयारी कर रहे थे। ये इन्वेस्टमेंट मॉर्गन स्टैनली के जरिए होना था, लेकिन आखिरकार ये डील नहीं हो पाई क्योंकि वो फंड उस समय मॉर्गन स्टैनली के क्लाइंट्स के लिए उपलब्ध नहीं थे, यानी पैसा लगाया नहीं जा सका, लेकिन कोशिश हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक करोड़ों डॉलर इन्वेस्ट करने का प्लान था जो सफल नहीं हुआ। अब यहां से सवाल उठता है कि जंग के ठीक पहले ये इन्वेस्टमेंट क्यों हो रहा था? पीट हेग्सेथ उन शुरुआती लोगों में से थे जिनके साथ जंग के प्लान साझा किए गए थे। इजरायलियों के साथ भी जंग से पहले हेग्सेथ ने मीटिंग्स की थी। ट्रंप ने कई दफा कहा कि जंग के लिए मुझे मनाने वालों में से पीट हेग्सेथ भी थे। तो क्या इसे इनसाइडर ट्रेडिंग की कोशिश की तरह देखा जाए? इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, एक एग्जाम्पल दे देते हैं। मान लीजिए खबरगांव अपने शेयर निकालता है। अब खबरगांव के शेयर आम लोगों के पास भी हैं, निखिल के पास भी हैं, लेकिन निखिल क्योंकि काम करता है यहाँ, तो उसके पास आम लोगों से ज्यादा जानकारी है। अगर निखिल इस जानकारी को यूज करके मुनाफा पीटे, जैसे मान लीजिए कंपनी के शेयर चढ़ने वाले हैं सोमवार को क्योंकि डेड बॉडी फाइंडर जैसी तगड़ी डॉक्यूमेंट्री आ रही है, तो निखिल शुक्रवार से ही पैसा लगाकर रेडी है। जैसे ही सोमवार आएगा निखिल पैसा पीट लेगा। यह है इनसाइडर ट्रेडिंग जिसका इल्जाम पीट हेग्सेथ पर है। पेंटागन ने रिपोर्ट को झूठा बताया है, अखबार को धमकी दी है कि अपनी रिपोर्ट वापस लीजिए। अखबार ने क्या किया? वहां अखबार थोड़ा सा टिकते हैं सरकार के सामने। उन्होंने कहा पेंटागन की जो प्रतिक्रिया है उसके साथ खबर अपडेट कर दी, कहा कि हम तो अपनी रिपोर्टिंग पर कायम हैं। जब यह हुआ तब जनता ट्रंप प्रशासन के पुराने कारनामे देखने लगी कि यार ये क्या और भी करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स आए। मार्च 2025 में पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल यानी पीसीसी बनाया। इसका मकसद था पाकिस्तान में क्रिप्टो के मार्केट को बढ़ाना। पाकिस्तान में इस क्रिप्टो काउंसिल की बात डोनाल्ड ट्रंप की पारिवारिक कंपनी से शुरू हुई। कौन सी कंपनी? वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल यानी WLF। पिछले साल ये कंपनी बनी है 2025 में। इस कंपनी की 60% हिस्सेदारी ट्रंप के परिवार की है। ट्रंप के बेटे एरिक और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर इस कंपनी का काम देखते हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले तक इस कंपनी ने महज 23 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। जैसे ही ट्रंप राष्ट्रपति बने, इस कंपनी के बारे न्यारे हुए। दुनिया के कई बड़े लोगों ने इसमें हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, क्योंकि सब जानते थे कि ट्रंप को कैसे सेट करना है पैसा देकर।
अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने WLF पर विस्तृत इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट छापी है। इसमें बताया गया कि कैसे इस कंपनी ने सरकारी इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल कर फायदा उठाया है। ट्रंप से जुड़ी इस कंपनी ने अप्रैल में पाकिस्तान के क्रिप्टो काउंसिल के साथ हाथ मिलाया था। WLF की तरफ से जाकरी विटकॉफ पाकिस्तान गए थे। स्टीव विटकॉफ के बेटे हैं। उन्होंने खुद प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी दी थी। फिर वेनेजुएला का उदाहरण हम आपको शुरुआत में बता चुके हैं। यहां मदुरो को अगवा करने से ऐन पहले इस बात पर सट्टा लगा और सट्टेबाज लाखों डॉलर कमा भी ले गए। बाद में क्लियरिंग हाउस ने वो पैसा दिया नहीं, लेकिन ये बात हुई तो थी। तभी भी इनसाइडर ट्रेडिंग का ही इल्जाम लगा था। इसलिए हमने इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशनल करप्शन का सवाल उठाया था। अमेरिकी थिंक टैंक्स जो हैं दशकों से ऐसे आरोप अफ्रीका और एशिया के देशों पर लगाते आए हैं। अब उन्हें अपना रिकॉर्ड साफ करके दिखाना चाहिए। इतनी बात हो गई। अब आपको जंग से आने वाले कुछ अपडेट्स दें हम। ईरान की संसद ने कानून पास कर दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को टोल तो देना पड़ेगा। अमेरिका ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि अमेरिकी मीडिया में लिखा जा रहा है कि ट्रंप बिना हॉर्मुज को खुलवाए जंग से निकलने के बारे में भी अब सोच रहे हैं। एक तरफ खबर ये चल रही, दूसरी तरफ रूबियो कह रहे हैं कि किसी न किसी तरह से हम हॉर्मुज को खुलवा कर ही रहेंगे। युद्ध विराम के प्रयास भी जारी है। ईरान ने पहले ही अमेरिकी प्रस्ताव को रिजेक्ट किया। ट्रंप कह रहे हैं कि बात नहीं बनी तो तबाही मचाऊंगा। दुनिया इस उम्मीद में है कि इस्लामाबाद से कोई अच्छी खबर आए, लेकिन खबर यह आई कि इस्लामाबाद वाले ही अच्छी खबर लेने बीजिंग गए हैं, उसी देश की राजधानी में जो अपने नेविगेशन सिस्टम से लगातार ईरान की मदद कर रहा है। कई जानकार और इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स इस तरफ इशारा कर चुकी हैं। रूस के अलावा चीन ही वो देश है जो डे 1 से अमेरिका और इजरायल के हमलों की निंदा कर रहा है। आधिकारिक तौर पर वो इस पचड़े में शामिल नहीं हुआ है शूटिंग वॉर में, लेकिन कुछ इन्वॉल्वमेंट अब डिप्लोमेसी के लेवल पर हो सकता है। कैसे? ऐसे कि ईरान को इंटरनेशनल गारंटर चाहिए कि फ्यूचर में इजराइल या अमेरिका उस पर हमला ना करे। अमेरिका की गारंटी पर विश्वास नहीं है, 2 बार धोखा हो गया। ऐसे में रूस और चीन का ऑप्शन बचता है। रूस इस समय अपनी जंग में व्यस्त है, तो चीन बचता है जो ईरान का दोस्त भी है। जंग से पहले और जंग के दौरान भी ईरान से वो चीन धंधा करता रहा, इसलिए ईरान को चीन की गारंटी भरोसा दे सकती है। मार्च खत्म होते होते खबर आ ही गई थी कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वगैरह चीन जा रहे हैं। इन दिनों जैसे हमने पहले भी बताया, पाकिस्तान ईरान युद्ध को खत्म करवाने में जुटा हुआ है। हाल ही में इससे संबंधित कुछ मीटिंग्स भी हुई हैं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ईरान के लिए गारंटी लेने चीन जा रहा है ताकि जंग जल्दी समाप्त हो सके। जानकार ये भी कहते हैं कि चीन के शामिल होने से ईरानी पक्ष मजबूत होगा, लेकिन चीन अभी तक आधिकारिक तौर पर इस पर कुछ कह नहीं रहा है। हालात ये हैं कि खाड़ी देश भी इस इंतजार में है कि चीन से ही कोई खबर आ जाए, क्योंकि वॉशिंगटन से कुछ नहीं हो पा रहा है। सऊदी अरब के पास पैसा है, लेकिन कतर और UAE अपने सीमा को छू रहे हैं। दुबई की छवि खराब हो रही है, वहाँ स्कूल कॉलेज बंद है। हर साल 2 करोड़ लोग घूमने जाते हैं वहाँ, ज़्यादातर यूरोपियंस। जितने हाई वैल्यू और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स पूरे खाड़ी देशों में खरीदे जाते हैं, उससे ज़्यादा सिर्फ दुबई में खरीद लिए जाते हैं। लेकिन अब सब ठप है। देखना होगा कि कब तक ऐसा ही चलता रहेगा। ये जंग लड़ रहे पक्ष किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। जो भी होगा राजदूत में आप जरूर देखेंगे। इसी नोट पर, इसी वादे के साथ राजदूत का ये एपिसोड कंक्लूड होता है। इससे साजिद ने लिखा और आनंद ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।